तो आज 12 जून को जो है वो कौमी असम्बली के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की गई और जो हमारा बजट है वो पेश किया गया। ठीक है, अब बजट बहुत ज़्यादा अहम होता है हर शख्स के लिए, चाहे वो समझे या ना इस बात को समझे। ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 100% पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि बजट जो होता है ना वो बेसिकली यूँ समझें कि एक खुलासा होता है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। ठीक है, किन सेक्टर्स को रियायत दी जा रही है और किन सेक्टर पर टैक्स लगाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ज़रा बजट का बैकग्राउंड, पूरा आर्टिकल वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं कादर एक्सप्लेनर वीडियो भी साथ में अटैच कर देते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर तो आपके सामने जो है वो शो हो रहा है कि बजट 2026 और 2027 कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, अच्छा सीन क्या है कि देखें, जो हमारे मुल्क का निज़ाम है ना वो ऐसा है कि जो पैसे कमाने की ज़िम्मेदारी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। ठीक है, और कमाने के बाद जो कर्ज़े देने हैं, आर्मीज़ को देना है, डिफेंस का सारे अखराजात, जो यानी कि जो मेजर खर्चा है ना वो सारा फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को खर्चा नहीं करना पड़ता। वो ज़्यादातर सिर्फ खर्चे उड़ाते हैं, अयाशी करते हैं। और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टैक्स भी कलेक्ट करती है, वो बाहर के मुल्कों को जितने खर्च मतलब कर्जा लिया होता है वो देता है। तो टेक्निकली हमारा जो वज़ीर आज़म होता है वो बेचारा मांगता रहता है, और हमारे जितने सूबों के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मज़े कर रहे होते हैं ना। तो ये शुरू काफ़ी अरसे से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। तो चलते हैं ज़रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इस साल के लिए गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर रखा है ना वो तकरीबन रखा है कि वो कितने पैसे खर्च करेंगे, वो 18,771 या 70 अरब रुपए सादा ज़ुबान में खर्च करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें आप यूँ समझें कि जो ये ख़र्चा है इसमें से कमाई कहाँ से होगी। ठीक है, कमाई हमारे मुल्क के अंदर जो फेडरल का एक इदारा है FBR, ठीक है, फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू करके इसका नाम है। ठीक है, FBR की ज़िम्मेदारी होती है प्राइमरीली कि ये जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, जो टारगेट रखा गया है FBR के लिए वो टारगेट रखा है 15,260 अरब रुपए का। ठीक है, जो कि पिछले साल से 17% ज़्यादा है। ठीक है, फिर एक और चीज़ होती है GDP। GDP का मतलब होता है कि बहैसियत पूरी मुल्क एज अ इकॉनमी जो है वो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, ये टोटल यूँ समझें कि जितना पैसा लेन देन में चल रहा है वो होता है। ठीक है, तो इस वक्त जो है वो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है अगले साल में कि हमारी इकॉनमी 4% से ग्रोथ करेगी। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन जो इन्वेस्टर होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए जो नंबर होता है वो ये होता है इन्फ्लेशन का। ठीक है ना, इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि अगर आप 8% से कम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपनी नेट वर्थ, अपने पैसे को ग्रो करवाओगे तो यानी कि आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है, आपने हर हाल में इन्फ्लेशन से ऊपर जाना है। तो इन लोगों का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट का वो टारगेट है जी 8.2% का। ठीक है, अच्छा अब सीन क्या है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 18,000 गवर्नमेंट खर्च करने वाली है और कमाई ये सिर्फ 15,000 करेगी, तो डेफिसिट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सीन ये है कि हर बार ही एक डेफिसिट हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो जितना कमाती नहीं उससे ज़्यादा खर्च करती है। तो तकरीबन 3.5% का डेफिसिट पहले से ही प्लानिंग में ही आ गया है। ठीक है, अब सीन क्या है कि ये जो डेफिसिट होता है ना ये पुराने कर्ज़ों के साथ मिला के है। ठीक है, अगर हम पुराने कर्ज़े निकाल देते हैं तो हमारा जो गवर्नमेंट कमाएगी और ख़र्च करेगी उसमें बाकायदा तौर पे सरप्लस है, लेकिन जब हम पुराने कर्ज़े ऐड करते हैं तो फिर हम डेफिसिट में चले जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। अच्छा सीन क्या है कि हमारे पास जो टोटल हमारा मतलब अगले साल के पूरे अखराजात होंगे वो कितने होंगे, 18,000 अरब की, जिसमें से 8,000 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगियों में चला जाएगा। कितना सूद दे देंगे जो आज तक हमने कर्जे लिए हैं। ठीक है, उसके बाद 3,000 अरब रुपया हम डिफेंस पे खर्च करेंगे, या सादा ज़ुबान में हम अपनी हिफाजत के मामलात पे खर्च करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, अगर किसी को समझ में ना आए तो यहाँ से भी पढ़ सकता है, मैंने ज़्यादा ज़ुबान में आपको समझा भी दिया है। ठीक है ना, अच्छा अब कहानी क्या है कि मनी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट का आपको मैंने बताया कि जो खर्चा होगा वो कितना 18,000 अरब के करीब है। ठीक है ना, और इसके अलावा सारी चीज़ें आपको एलोकेट कर दी हैं, लेकिन इसमें जो आपको बताया कि मेजर चंक जो है ना वो हमारा हमेशा की तरह जो सूद के निज़ाम में हम फंस गए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट में 8,000 अरब रुपए हमारे चले जाएंगे। उसके बाद
3,000 अरब रुपए हम अपने डिफेंस पे खर्च करेंगे। तो अभी आपके जहन में वो जो बचपन से कहा जाता है कि भाई हम 100 रुपये कमाते हैं तो 90% तो हमारी फ़ौज ले जाती है, तो आपको उसका भी आंसर मिल गया होगा कि 18,000 में से हम सिर्फ 3,000 रुपये अपनी डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, 8,000 तो सिर्फ हम कर्ज़ों की अदायगियों में दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल कर रही होती है या उसमें इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हो गई, गिलगित की हो गई, और जो नए डिस्ट्रिक्ट मर्ज हो रहे हैं उनके, तो उनकी डेवलपमेंट्स पे के कुछ ग्रांट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास जो कि हैं 2,500 अरब रुपए के, ठीक है। यहाँ नहीं आप अंदाज़ा लगाएं जो डेवलपमेंट और डिफेंस से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो पॉइंट इज़ कि जो ये बात शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि 100 में से 90 रुपये तो फौज ले जाती है, ये बात गलत है, ठीक है। अच्छा, पेंशन्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है तकरीबन 1,170 अरब रुपए तकरीबन जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन अदायगी में लगाएगी, ठीक है। फिर सब्सिडीज़, अब सीन क्या है कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसे लूप में फंसे हुए हैं कि हम जो है वो सब्सिडीज़ भी दे रहे होते हैं। अब सीन क्या होता है कि जो बिजली का रेट एक गरीब आदमी को मिलता है वो अमीर को नहीं मिलता। अगर 200 यूनिट से कम है तो आपको पता है फ़िलहाल कितना मिलता है, ठीक है। अगर 200 से ज़्यादा है तो फिर होता क्या है कि गवर्नमेंट फिर सब्सिडी नहीं देती, तो जो गरीब को चीज़ सस्ती करके दी जाती है वो सब्सिडी होती है, उसमें बिजली पे भी है, ठीक है, कुछ हद तक गैस पे है, तो सारी सब्सिडीज़ वगैरह मिलाकर गवर्नमेंट 1,000 रुपये सब्सिडियों पे खर्च करेगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 1,000 खर्च करेगी, और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का, फेडरल वालों का, कि जो पब्लिक की डेवलपमेंट में खर्च होगा वह 1,000 अरब रुपये रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट की जाएगी पब्लिक फेडरल लेवल पे, उसमें जो पैसे रखे गए हैं, ठीक है, उनकी अगर हम एलोकेशन की बात करते हैं तो जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ना वो तकरीबन समझें कि 3,500 अरब रुपए का है, जिसमें से 1,000 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। बाकी 2,224 अरब रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देंगी, ठीक है, यानी कि सूबाई गवर्नमेंट्स यूज़ करेंगी, प्रोग्राम्स होंगे। तो 1,000 जो फेडरल गवर्नमेंट देगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होने वाला है वो है 360 अरब रुपए, समझें, जो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, सड़कों पे और कम्युनिकेशन पे खर्च होने वाला है, जिसमें से 100 बिलियन के अंदर कराची से चमन तक एक रोड है जो कि डबल किया जा रहा है, और मैंने खुद होते हुए भी ये रोड देखा है। इसके लिए रखे गए हैं 100 अरब रुपए, ठीक है। फिर 30 अरब रुपए सखर से लेके हैदराबाद मोटरवे कनेक्शन, जो कि काफ़ी अरसे से लोगों की डिमांड है कि भाई कराची से अगर आपको गुड्स पहुंचानी है तो सखर तक नेशनल हाईवे से जाती हैं, कोई मोटरवे ही नहीं है, तो उसके लिए रखे गए हैं 30 अरब रुपए, ठीक है। फिर 25 अरब रुपए रखे गए हैं कराची से रोहड़ी जो रेलवे का ट्रैक है उसको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो एडीबी फाइनेंसिस के थ्रू, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के फाइनेंस से लोन लेके खर्च किए जाएंगे, ठीक है। एनर्जी की तरफ चलते हैं तो एनर्जी के अंदर दासू और मोहम्मद हाइड्रो पावर तरबेला की 5th एक्सटेंशन के लिए 10 अरब रुपये रखे गए हैं, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने 46 अरब रुपीज़ यानी कि रखे गए हैं, उसमें 23 बिलियन जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के लिए हैं, और 22 बिलियन जो है वो दानिश स्कूल्स के लिए प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, और फिर 7.9 बिलियन रुपीज़ जो है वो यूथ स्किल्स प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, ठीक है। हेल्थ के ऊपर आप देखें तो सबसे कम खर्च कर रहे हैं हम, सिर्फ 25 अरब रुपए, ठीक है, जिसमें कैंसर की ट्रीटमेंट और बाकी सारे जितने भी हॉस्पिटल्स के हैं उसमें एक्सपेंशन खर्चे वगैरह इन सब चीज़ों के लिए रखे गए हैं। अच्छा, एक और प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो कि कहलाता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि जो पैसा है फेडरल गवर्नमेंट वो डायरेक्टली जाती है और गरीब आदमी की जेब में डाल देती है, ठीक है। अब सीन क्या है कि मैं इस एक चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम बेनज़ीर इनकम नहीं होना चाहिए, इसका कायद-ए-आज़म इनकम सपोर्ट रख दो या कुछ भी रख दो, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि गरीब की जेब तक पैसा पहुँचाया जाता है, जो कि इकॉनमी के एक बहुत अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है। दुनिया में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन क्योंकि इसका नाम एक सियासी पार्टी के साथ एसोसिएट है, तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको एक पॉलिटिकल एज मिलता है, और ये पैसा हमारे टैक्स का है, उनको मुफ्त में पब्लिसिटी मिल जाती है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कायद-ए-आज़म सपोर्ट प्रोग्राम रख दो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो नेशनल हीरो उनके नाम पे रख दो, ठीक है। चलो खैर, मेरी अपनी राय ये। बाकी इसके लिए जो है वो 17% बढ़ा दिया गया है बजट, 838 अरब रुपए रखे गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर 12 मिलियन फैमिलीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड हैं। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के और भी हैं छोटे छोटे प्रोग्राम जो कि फेडरल में AGK और गिलगित में चल रहे होते हैं, जो मैंने आपने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। तो जो ये प्रोग्राम है, ये नाम तो बेसिकली किसी सियासी पार्टी का है, लेकिन घूम फिर के पैसा हम और आप दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू साइड से देखा जाए तो FBR ने कलेक्शन करनी है, उसमें हम जितना नहीं जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें ये हैं कि जो टैक्सेस में कटौती हुई है इन्वेस्टिंग के अंदर, वो मामला हैं कौन से टैक्स कहाँ लगा है, कहाँ से निकला है, ठीक है ना। तो इस बजट के अंदर जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल
दुकानदार हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, ठीक है। तो उनसे तकरीबन जो है ना वो समझे कि 10 मिलियन दुकानें ऐसी रखी गई हैं जिनके एक्सपेक्टेड है कि वो लोग टैक्स जमा कराएंगे, जिसमें मिनिमम 25,000 तक का टैक्स रखा गया है एक आम दुकान तक भी, ठीक है। अब ये फिर एफ कैसे कलेक्ट करती है, नहीं कर पाती है, सारा एफ जाने, उसके काम जाने, इसमें इतना ज़्यादा हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो अगर डिटेल्स पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें खैर आर्टिकल मिल जाएगा आपको। बाकी दूसरा ये कि जो लोग सैलरीड क्लास हैं, सैलरीड क्लास को कुछ हद तक जो है वो बजट के अंदर अच्छाई की गई है। अभी एनुअल सैलरी का अगर आपके सामने नज़र आ रहा होगा, अगर आपकी सालाना इनकम जो है वो 22 लाख है, 22 लाख से 32 लाख सालाना इनकम है, तो पहले 23% का टैक्स था, 20% कर दिया गया है। तो काफ़ी हद तक टैक्सेस में कटौती की गई है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ मिडिल क्लास है, उसके लिए टैक्सेस में थोड़ी सी जो है ना इनकम में थोड़ी सी छूट दी गई है इनकम टैक्स के ऊपर, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हर बार तो बढ़ाया ही जाता है, इस बार पहली बार है कि कम किया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या था कि एक और रेट कट लगाया जाता था कि जो सैलरी इनकम था वो पूरा पूरा ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और अब जो है वो नहीं है, सिर्फ यही बचा जो है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा बिज़नेस के ऊपर चलें तो बिज़नेस और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए तो सुपर टैक्स होता था एक, अगर आपको याद हो तो स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनियां थी उनके अंदर नॉर्मल पहले टैक्स वैक्स देते थे, उसके ऊपर से एक सुपर टैक्स लगा दिया जाता था। अब वो उसको ख़त्म कर दिया गया है कुछ सेक्टर्स के अंदर, और कुछ सेक्टर्स के अंदर मरहलावार इसको कम लिया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा ज़ुबान में अगर कोई कंपनी जो है वो 150 मिलियन से 500 मिलियन तक कमाती है तो उसका जो रेट था, ठीक है ना, वो ऐसे कर दिया गया है कि स्लैब वाला सिस्टम में रखा गया है, ठीक है ना। तो अगर आपकी सुपर टैक्स कलेक्शन अगर 150 से लेके 500 तक है तो फिर 1% से 7.5% तक है, ठीक है। और अगर आप 500 मिलियन से ज़्यादा कमाती है आपकी कंपनी, ठीक है, तो फिर 10% से 8% तक रखा जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ना जो बैंक्स हैं और एक्सप्लोरेशन सेक्टर जैसे ओजीडीसी माड़ी हो गया, बैंक्स में जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं इनके लिए कोई सुपर चार्ज मतलब जो है ना उसमें टैक्स में कमी नहीं की गई। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में टैक्स को कम किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग ख़रीदो फरोख्त के अंदर जो बिल्डिंग्स ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, उन सब के अंदर टैक्सेस में कमी की गई है। 2.5% से 1.25% कर दिया गया ख़रीदते वक्त, और बेचते वक्त 5.5 से कम करके इसको 2.75 कर दिया गया है, ठीक है। जो कि कंस्ट्रक्शन साइड पे जो स्टील वाली कंपनियां हैं उनमें फ़ायदा में आएगा। एक्सपोर्ट के अंदर बात की जाए तो 2% एडवांस या मिनिमम टैक्स होता था एक पहले से कि आप खींच लेती थी एफ, ठीक है ना, तो उसको भी कम कर दिया गया है, 1.25 कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर भी एक प्रॉफिट देखा जा सकता है। आईटी सेक्टर का जो एक टैक्स था, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि आईटी सेक्टर को प्रमोट किया जाए, तो आईटी सेक्टर का जो टैक्स है वो उसको बहुत कम कर दिया गया था, 0.25 किया गया था। अब वो एक्सपायर हो रहा था इस साल, तो उसको 3 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी गई है, यानी कि अगले 3 साल तक आईटी सेक्टर की जितनी कंपनीज़ हैं वो अभी भी इनकम टैक्स के जो है ना टैक्स उसमें अच्छी खासी उनको बचत रहेगी, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर एसेट्स को ओन करते हैं उनके अंदर कैपिटल वैल्यू टैक्स को कम किया गया है। इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट्स अगर आप कुछ चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं तो उसके अंदर टैक्स को कम कर दिया गया है। पहले 5% टैक्स होता था, अब उसको कम करके सिर्फ 0.5% कर दिया गया है। अच्छा, हाउस होल्ड के कुछ आइटम्स जैसे कि सैनिटरी पैड्स हो गए या वुमन के हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, उस पर बिल्कुल टैक्स खत्म कर दिया गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे टैक्स खत्म कर दिया गया है, ठीक है। कुछ 100 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कैंसर या ऐसी दवाइयाँ जो कि लोग घरेलू यूज़ के लिए करते हैं उस पर टैक्स खत्म कर दिया गया है, ठीक है। एफईडी जो है ना अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली तो उस पर भी जो टैक्स था उसको कम कर दिया गया है, ठीक है, ताकि बिजनेसमैन के जो है वो ट्रैवल प्रमोट किया जाए, ठीक है। फिर इसके अलावा रक्षास और इन सब के जो कंसेशन चल रहा था ईवी का उसको बरकरार रखा गया है सिवाय ट्रक्स के, ठीक है। तो यानी कि जो ईवी गाड़ियां हैं उनके अभी भी जो टैक्स में छूट थी वो चलती रहेगी। अच्छा, आगे चलते हैं। स्पीच जो है ना वो बहुत लंबी स्पीच थी, ठीक है। ठीक है, टर्न अराउंड जीडीपी ग्रोथ जो है 3.7 से जो है वो पिछले साल चल रहा। फिर इसके अलावा सारी चीज़ें ये पढ़ लीजिएगा ठीक है। इसमें पूरा के ऑयल के अंदर क्या मामला आता है, आपको पता है कि लड़ाई चल रही है ईरान और इसकी वजह से ऑयल की वजह से बहुत पाकिस्तान को पूरा हिट लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो काम की चीज़ है ना वो ये है कि पीएसएक्स में क्या होने वाला है, ठीक है। अब ज़रा इसके सेक्टर वाइज चलते हैं। सीमेंट और स्टील की तरफ चलें तो आपको मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का टैक्स है उसको कम किया गया है। इसके अलावा मोटरवेज़ के लिए पैसे रखे गए हैं, ठीक है, और डैम्स बनने के लिए पैसे रखे हैं, पीएम की हाउसिंग स्कीम्स के लिए पैसे रखे गए हैं, मॉर्गेजेस के लिए अलाउ किया गया। आपको पता है कि 1 करोड़ तक गवर्नमेंट लोन दे रही है। तो सारी चीज़ें जो है ना ये पॉजिटिव हैं फॉर सीमेंट एंड स्टील सेक्टर।
टेक्सटाइल की तरफ देखा जाए तो टेक्सटाइल का जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया है, ठीक है, 2 से लेके 1.25 कर दिया गया है। फिर इसके अलावा एक स्कीम होती थी एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, ये यहाँ पे आप शो हो रही होगी, ठीक है, EFS स्कीम, ठीक है ना। ये 2021 में लेकर आए थे FBR के, जो लोग पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं तो उनको जो सामान वगैरह मंगाना है तो उसके लिए टैक्स वगैरह में छूट थी और सारी चीज़ें थी, उसको मज़ीद बेहतर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है। एक तो एक्सपोर्ट का टैक्स कम कर दिया गया है, दूसरा जो चल रही थी ना एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। सॉरी, पहले सिर्फ 9 मंथ्स होता था, अभी 18 मंथ्स कर दिया गया। आईटी के अंदर आपको मैंने बताया कि जो कंसेशन थी उसको कंटिन्यू रखा गया, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के लिए। फार्मास्यूटिक्स का टैक्स आपको मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर टैक्स कम कर दिया गया है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो जितने शेयर्स फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं उनके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऑयल एंड गैस के लिए फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका सुपर टैक्स कम नहीं किया गया, ठीक है। ऑटो ट्रैक्टर्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने जो ट्रैक्टर स्कीम है उसके लिए काफ़ी सारे पैसे रखे गए हैं, प्लस जो ऑटो सेक्टर है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस्म का, क्योंकि ईवी कंसेशन रखा गया है तो बाकी चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ऑटो सेक्टर जो है ना मिक्स किस्म का है, बैंक्स के ऊपर भी कोई खास नहीं है, मिक्स किस्म का है, क्योंकि इसका सुपर टैक्स कम नहीं किया गया। बाकी डे टू डे चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी कुछ में टैक्स बढ़ाया है, कुछ में कम किया है, तो ये मिक्स किस्म का रुझान है। जो असल फ़ायदा देखा जाएगा वो देखा जाएगा टेक्सटाइल में, आईटी में, फार्मास्यूटिक्स और स्टील के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा वो है मामलात हैं। बाकी डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड आउट। बाकी यहाँ पे नीचे मैं पूरी स्पीच भी अटैच कर दूँगा उर्दू के अंदर, तो अगर आप खुद पूरी बजट की स्पीच पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आप जो बातें मैं सोचते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं नहीं आती हैं, काइंडली मुझे अपनी राय से ज़रूर जो है वो बताया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।